हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे वेव ऑप्टिक्स में जो वाईडीएसी सेटअप है उस वाईडीएसी सेटअप में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं जिस पर क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में वाईडीएसी का जो मॉडिफाइड सेटअप होता है वो स्लैब का केस आपसे पूछता है। दैट मीन्स जो स्लिट्स हैं S1 और S2 उनमें से किसी एक के सामने या दोनों के सामने स्लैब रख देंगे तो फिर उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उसको फटाफट से अगर हम एक ट्रिक के थ्रू देखने की कोशिश करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि वाईडीएसी में स्क्रीन पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और दोनों जो स्लिट्स हैं वहां से जो रेज जा रही हैं उनका जो डेल्टा एक्स है उस डेल्टा एक्स को निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं वाईडीएसी का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, रफ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह का आपके सामने रखूं तो मान लेते हैं ये स्क्रीन है और ये मेरी S1 और S2 करके दो स्लिट्स हैं और ये मेरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जो लैम्डा वेवलेंथ पैदा कर रहा है। ठीक है जी। और मान लेते हैं S1 के आगे अगर हम कोई स्लैब रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो म्यू और जो थिकनेस है वो थिकनेस हो टी। हाँ, और अब हम स्क्रीन के किसी पॉइंट पर, ऊपर या नीचे किसी पॉइंट पर अगर बात करें तो जो स्लैब है वो स्लैब जो पाथ लेंथ है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, उसको बढ़ा देता है, पाथ लेंथ को बढ़ा देता है। तो स्लैब क्या करता है, इसको अगर हम एक ट्रिक से देखें तो स्लैब बेसिकली जो लेंथ है उसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ को बढ़ा देता है। कितने अमाउंट से? μ-1 इंटू टी अमाउंट से पाथ लेंथ को बढ़ा देता है। तो कोई रे टी थिकनेस के जब इस स्लैब में से गुजरेगी, कोई रे जब इस टी थिकनेस के स्लैब में से गुजरेगी तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो μ-1 इंटू टी से बढ़ जाएगा, μ-1 इंटू टी से इंक्रीज कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? राइट। और अगर ये स्लैब मैंने S1 के आगे लगाया तो S1 वाला जो S1 से जो रे चलेगी उसकी पाथ लेंथ को बढ़ाएगा और अगर मैं S2 के आगे लगाऊंगा तो S2 से चलने वाली रे के पाथ लेंथ को बढ़ाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं स्क्रीन के किसी पॉइंट पर, किसी लोकेशन पर, मान लेते हैं यहाँ स्क्रीन की किसी लोकेशन P पर जो कि किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पर है। अगर हम डेल्टा एक्स को समझना चाहें तो अगर ये स्लैब नहीं होता तो डेल्टा एक्स कितना होता? d साइन थीटा। इज इट नॉट? ये अगर d है तो डेल्टा एक्स कितना होता? d साइन थीटा विच इज S2P माइनस S1P। तो डेल्टा एक्स एट P इज S2P माइनस ऑफ S1P। अगर ये स्लैब नहीं होता तो आंसर इज D साइन थीटा। अभी ये स्लैब ने क्या किया? S1P को इंक्रीज कर दिया, है ना, S1P को इंक्रीज कर दिया। हेंस नाउ द डेल्टा एक्स वुड बी D साइन थीटा माइनस ऑफ μ-1 इंटू टी। ये पहली ट्रिक है, ये पहली बात है समझने की। d साइन थीटा माइनस ऑफ μ-1 इंटू टी वुड बी द डेल्टा एक्स एट दिस लोकेशन। दूसरी जो ट्रिक है, दूसरी जो बात है वो सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा। सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट करेगा? आपने जिस स्लिट के आगे स्लैब लगाया है उसी डायरेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करेगा। सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मान लेते हैं हमसे पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा किस थीटा पोजीशन पर आ जाएगा, तो आप जानते हैं कि जो डेल्टा एक्स बराबर 0 पर हमें जीरो ऑर्डर मैक्सिमा मिलता है। हेंस अगर मैं इसमें डेल्टा एक्स को 0 कर दूं, है ना भाई, तो फॉर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की लोकेशन ढूंढने की अगर अपन बात करें तो डेल्टा एक्स को 0 कर दें। हेंस क्या साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी? μ-1 इंटू टी डिवाइडेड बाई डी। दिस वुड बी दी लोकेशन ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। राइट। हेंस पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है या जो फ्रिंज पैटर्न है वो खिसक जाएगा। जिस स्लिट के आगे स्लैब लगा होगा उसी डायरेक्शन में खिसक जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं दोनों के आगे, इसके और इसके दोनों के आगे अगर हम ऐसा स्लैब लगा दे तो फिर μ-1 इंटू टी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में स्लैब का मूवमेंट होगा, स्लैब का डिस्प्लेसमेंट होगा। राइट। ये ट्रिक है। आइए फटाफट से इस पर जो रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखें और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम सीखें क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट let A and B are the two slits S1 and S2 and a thin film of thickness T and refractive index mu is placed in front of A. Right. तो S1 and S2 are the two slits. Let us imagine A and B are the two slits जिसको मैं S1 और S2 बोल रहा हूँ ऐसे। और ये मेरा स्टैंडर्ड सेटअप हो गया वाईडीएसी का। ऐसा सोर्स रहा यहाँ पर और हमने क्या कर दिया, हमने ए के ठीक आगे हमने एक फिल्म रख दी ऐसे ए के ठीक आगे एक फिल्म रख दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और जिसकी थिकनेस है टी ऐसा। देन द सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? अभी बताया, ट्रिक से बताओ किधर शिफ्ट करेगा? सेंट्रल मैक्सिमा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। हेंस ये अगर पॉइंट है जहां पर डेल्टा एक्स 0 हो रहा है तो इस पॉइंट की ये अगर थीटा पोजीशन है और उसने पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट किधर, तो ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट टुवर्ड्स ए की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर ए की तरफ शिफ्ट करेगा। और कितना शिफ्ट करेगा, तो कितना शिफ्ट करेगा ये अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, लेट अस कॉल इट एज y एंड इफ द एंगल इज थीटा, कैन आई से sin थीटा
is equal to tan theta is equal to y divided by d. D is the standard gap between the planes of the slits and the screen, right? Hence for theta small, I am assuming the theta is small, so I am assuming that the theta is small, right? Hence your sin theta would be approximately equal to how much? Y divided by d. एंड साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने पीछे ट्रिक से देखी थी, क्या थी साइन थीटा की वैल्यू? म्यू माइनस वन इंटू टी डिवाइडेड बाई डी. हेंस दिस साइन थीटा वुड बी इक्वल टू म्यू माइनस ऑफ वन इंटू टी डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. हेंस जो शिफ्ट होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग है, दैट वुड बी म्यू माइनस ऑफ वन इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. दैट वुड बी द शिफ्टिंग, राइट? नाउ जो ऑप्शंस दे रहा है मुझे सी और डी, जो ऑप्शंस हैं वो फ्रिंज विड्थ बीटा के टर्म्स में है. हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है. फ्रिंज विड्थ बीटा है डी लेमडा बाय स्मॉल डी, इज इट नॉट? तो फ्रिंज विड्थ है कैपिटल डी इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. तो एक काम करते हैं, लेमडा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डी लेमडा बाय स्मॉल डी को बीटा लिख लेते हैं. हेंस जो हमारा आंसर बन जाएगा दैट वुड बी म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू बीटा डिवाइडेड बाय लेमडा, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. हेंस दो राइट आंसर आते हुए दिखाई देंगे हमें, ए और सी, राइट? ए और सी ट्रिक के मदद से हमने देखा. अब थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा टफर एग्जाम्पल लेट अस टेक. अभी तो इजी एग्जाम्पल लिया मैंने, इससे थोड़ा सा टफर एग्जाम्पल लेता हूं. तो हमने क्या किया, पूरे मीडियम को हमने किसी म्यू वन मीडियम, पूरा जो मीडियम है उसको चेंज कर दिया मैंने. वैक्यूम नहीं है, वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन. तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन वाटर. तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाउ आई एम कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इन वाटर, राइट? तो एक स्टेप हायर चल रहे हैं, है ना? इसी ट्रिक को अब हम एक स्टेप हायर उठाकर लगाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से टिपिकली हमसे आईटी क्वेश्चन पूछती है. एंड अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू. तो ग्लास प्लेट का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू एंड द थिकनेस इज टी, इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ S2. ओके, the magnitude of the phase difference at O is, तो what is the magnitude of the phase difference at point O? तो सोर्स से रेज S1 तक और S2 तक चलेंगे, फिर S1 से रेज O तक पहुंचेंगे और S2 से रेज O तक पहुंचेंगे. यहाँ जो रेज पहुंचेंगे उनके बीच जो डेल्टा एक्स होगा, उस डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा फाई होगा वो क्वेश्चन ने पूछा है. फटाफट से बताओ डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू होगी एट O, एट पॉइंट O. एट पॉइंट O व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स? अभी मैंने ट्रिक में समझाया था आपको. इस पॉइंट पर जब रेस पहुंचेंगी तो अब कौन सी वाली रे ज्यादा चल रही होगी? नीचे वाली रे ज्यादा चल रही होगी. हेंस S2O माइनस ऑफ S1O की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो दैट वुड बी, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? म्यू टू, राइट? तो दैट वुड बी म्यू टू माइनस वन इंटू टी. बट ये तो है वैक्यूम में, म्यू माइनस वन इंटू टी कहाँ था? वैक्यूम में. ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था. अगर इसी मीडियम म्यू वन मीडियम की बात करें तो इस स्लैब का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? इस स्लैब का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन. सो म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू टी. हमने अपनी ट्रिक को और मजेदार कर लिया. म्यू माइनस वन इंटू टी तो है वैक्यूम में, और अगर चारों तरफ मीडियम है म्यू वन, तो केवल क्या कर लेना है? म्यू माइनस वन टी में म्यू को म्यू रिलेटिव की तरह देख लेना है. हेंस म्यू रिलेटिव इज लाइक म्यू टू बाई म्यू वन. तो म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू टी वुड बी डेल्टा एक्स. यहां तक हमें समझ में आना चाहिए. और अब हमें डेल्टा फाई निकालना है एंड द रिलेशनशिप इज डेल्टा एक्स बाय लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय टू पाई. डेल्टा एक्स बाय लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय टू पाई. एक और ट्रिक बता रहा हूं, जब भी इस रिलेशनशिप का आप इस्तेमाल करें, डेल्टा एक्स और लेमडा इन दोनों का जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए. अभी हमने जो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है ये किस मीडियम में लिखा है? म्यू वन मीडियम में लिखा है. ये जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला है किस मीडियम में निकाला है? किसके रिलेटिव निकाला है? म्यू वन मीडियम के रिलेटिव निकाला है. और क्वेश्चन कहता है कि लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर. एयर में जो लाइट की वेवलेंथ है वो है लेमडा. तो फिर म्यू वन मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ होगी, क्या वो यहां डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करूंगा? डेल्टा एक्स का जो मीडियम है और लेमडा का जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लो और समझ लो. डेल्टा एक्स और लेमडा का मीडियम हमेशा ही सेम होना चाहिए. अभी हमने डेल्टा एक्स म्यू वन मीडियम में निकाला है, हेंस वेवलेंथ भी हमें म्यू वन मीडियम में समझना पड़ेगा कि म्यू वन मीडियम में क्या वेवलेंथ होगा. और म्यू वन मीडियम में जो वेवलेंथ होगा, ये जो लेमडा है एयर में, ये म्यू वन मीडियम में कितना हो जाएगा? लेमडा बाय म्यू वन, राइट? हेंस यहां लेमडा की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? लेमडा बाय म्यू वन. हेंस इस इक्वेशन से टू पाई उधर खिसका रहा हूं, तो टू पाई इंटू डेल्टा एक्स विच इज म्यू टू माइनस ऑफ म्यू वन divided by mu 1, mu 2 minus mu 1 by mu 1 into t. So 2 pi into delta x divided by lambda, which is lambda by mu 1. So this mu 1 and this mu 1 gets cancelled. So what I am left with is 2 pi by lambda into mu 2 minus of 2 pi by lambda into mu 2 minus of mu 1 into t. कौन सा ऑप्शन है? 2 pi by lambda into mu 2 minus of mu 1 into t. ऑप्शन नंबर सी.
2 pi by lambda into mu2 minus of mu1 into t. Option number C is the right answer for question number 2. I hope everyone is understanding this. It is very very important और typically एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आपको उलझाने और परेशान करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ट्रिक हमें समझ में आ गई तो फिर हमसे सभी तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे और बाकी तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। मेंस की अगर बात करें या नीट की बात करें तो वहां तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो डायरेक्ट इस अप्रोच का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, एक और लेवल उठा लेते हैं। इस तरफ का मीडियम कर दिया है N1 और उस तरफ का जो मीडियम है वो मीडियम मैंने कर दिया है N3 और दूसरा एक स्लैब किसी और मीडियम का, किसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब रख दिया है। तो इन द फिगर शोन a parallel beam of light is incident on the slits from a medium of refractive index N1, है ना। तो N1 मीडियम से एक पैरेलल रे जा रही है। The wavelength of light in this medium is lambda 1। ध्यान से देखो lambda 1 किस मीडियम में है, इन N1। तो lambda 1 वेवलेंथ है N1 मीडियम में। मान लेते हैं वैक्यूम में अगर वेवलेंथ lambda नॉट होती तो क्या lambda नॉट डिवाइडेड बाय N1 की जो वैल्यू है क्या ये है lambda 1। आर यू विद मी? lambda नॉट इज वेवलेंथ इन वैक्यूम, तो lambda नॉट इज इन वैक्यूम। तो इन वैक्यूम अगर lambda नॉट वेवलेंथ होती तो lambda नॉट बाय N1 की वैल्यू lambda 1 होगी। और चले, अ ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 इज पुट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। ओके, सो स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है N3 स्लैब का। The medium between the screen and the plane of the slit is N2 और ये जो पूरा मीडियम है ये है N2। आई होप यू आर गेटिंग। तो इधर है N1, उधर है N2 और जो स्लैब है वो स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3 का है। देन फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग एट पॉइंट O। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फेज डिफरेंस रीचिंग एट पॉइंट O। पॉइंट O पर जो लाइट रेज पहुंचेंगी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, उनका रिलेटिव, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा। तो अगेन रेज इधर इंफिनिटी से चलकर आ रही हैं तो S1 और S2 जो दोनों स्लिट्स हैं वहां तक कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। हेंस N1 मीडियम कोई पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, तो छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। अब N2 जो मीडियम है, N2 मीडियम में S1O और S2O रेस चलकर आ रही है और यहां पर एक N3 का स्लैब भी रखा हुआ है। हेंस जो अब डेल्टा एक्स बनेगा, O पॉइंट पर जो डेल्टा एक्स बनेगा दैट वुड बी S1O माइनस S2O, S1O माइनस ऑफ S2O इन मीडियम N2, इन मीडियम N2। Hence this would be equal to again mu relative -1 करने वाला हूं मैं, तो N3 by N2 -1 mu relative -1 into T would be the delta x path difference किस मीडियम में, इन N2। This is path difference in medium N2, in medium N2, राइट। अगेन हमें क्या करना है, फेज डिफरेंस निकालना है। फिर अभी बताया था मैंने, अभी बताया था डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई। हेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई into delta x by lambda and delta x and lambda has to be in the same medium। तो delta x अगर n2 का है तो lambda भी n2 मीडियम का मुझे रखना होगा और n2 मीडियम में जो lambda है that would be lambda नॉट by n2। hence lambda की जगह यहां मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, lambda नॉट by n2। ठीक है जी। सो दिस वुड बी इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू विच इज n3 माइनस ऑफ n2 डिवाइडेड बाय n2, n3 minus n2 by n2 into t। This is your delta x divided by lambda and the lambda would be lambda naught by n2। So this lambda would be lambda naught by n2 and lambda naught is n1 lambda 1। So this would be n1 lambda 1 by n2। I hope everyone is getting, है ना। So medium 2 में medium 2 in n2 वेवलेंथ अगर lambda 2 है तो lambda 2 की वैल्यू है lambda naught divided by n2, as simple as that। and lambda naught is n1 lambda 1, so this becomes n1 lambda 1 divided by n2। वही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, n1 lambda 1 divided by n2 मैंने सब्स्टिट्यूट किया। n2 का टर्म कट गया ऊपर नीचे से। hence what I am left with is n3 minus n2 divided by n1 into lambda 1। so 2 pi into t into n3 minus n2 by n1 lambda 1। so right answer would be A। so right answer आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द लास्ट क्वेश्चन इज द टफ मोस्ट क्वेश्चन। ये काफी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक और चीज का इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखें और अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो फिर मान लिया जाएगा कि अब आपका ये सारा जो कंसेप्ट है, ये सारा कंसेप्ट और ये सारी ट्रिक आपको समझ में आ गई है और अब आप केवल इतने छोटे से इनपुट से ही वेव ऑप्टिक्स के बड़े से बड़े क्वेश्चन को फटाफट निपटा सकते हैं। तो देखें क्या कहता है। In Young's experiment, the upper slit is covered with a thin glass plate of refractive index 1.4, whereas the lower slit is covered by 1.7। So दोनों स्लिट लगा दिए हैं मैंने, अपर प्लेट और लोअर प्लेट पर दो स्लिट लगा दी हैं कुछ इस प्रकार से। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ भी एक स्लिट
और यहां भी इस स्लिट के सामने भी एक स्लैब और यहां भी एक स्लैब मैंने लगा दिया है, समथिंग लाइक दिस, राइट? ओके, so and the wavelength of the light is 5400 angstrom. Okay ji, so what will happen on the screen pattern will shift, thickness of both of them are same as per the question, and the refractive index are 1.4 and 1.7. so refractive index are 1.4 and iska refractive index is 1.7. can you tell me in what direction the fringes will shift? if ye nahi hota, if this was not present hai na, to shifting of fringes would have taken place in the upward direction, is it not? now because both of them are present, कौन किसका इफेक्ट ज्यादा है, किसका ज्यादा इफेक्ट है, किसका म्यू माइनस वन इंटू टी का वैल्यू ज्यादा है? टी तो दोनों का सेम है, म्यू माइनस वन इंटू टी का वैल्यू किसका ज्यादा है? लोअर वाली स्लिट पर जो स्लैब लगा हुआ है उसका म्यू माइनस वन इंटू टी का वैल्यू ज्यादा है, हेंस द एंटायर पैटर्न विल शिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द एंटायर पैटर्न विल शिफ्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, नीचे खिसकेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अब जो फ्रिंज पैटर्न है वो फ्रिंज पैटर्न कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट? नाउ ही इज सेइंग कि द प्लेस वेयर सेंट्रल मैक्सिमा यूज्ड टू फॉल बिफोर, दैट मींस द सेंट्रल लोकेशन नाउ हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 3/4 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। दैट मींस इस लोकेशन पर नाउ द इंटेंसिटी इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। लेट अस इमेजिन इफ बोथ ऑफ देम are of intensity I and I, then maximum intensity is like 4I, उस 4I का 3/4 which means 3I, right? Which means 3I. So resultant intensity IR, if both these slits are having intensity I and I each, is given by 4I cos square phi by 2. Are you with me? Resultant intensity is given by 4I cos square phi by 2. 4I is the maximum intensity, and as per the question the intensity is 3/4 of maximum intensity, that means 3/4 of 4I, which means cos phi by 2, which means cos of phi by 2 is equal to root 3 by 2, which means phi is equal to 60 degrees, right? So phi is equal to 60 degrees, which means pi by 3, right? तो फेज पाई बाई 3 का बनना चाहिए, बट साथ के साथ में उसने और भी कुछ कहा, उसने कहा कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द fifth maxima lies below the point P. If this is the point P, then fifth maxima is below the point P, whereas sixth minima lies above P. So sixth minima, this is sixth minima lies above P, and fifth maxima lies below P. ना अब आपको फ्रिंज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेट अस इमेजिन जो ओरिजिनल फ्रिंजेस थे, इफ आई लुक एट द ओरिजिनल फ्रिंजेस, इफ दीज वर द ओरिजिनल फ्रिंजेस, समथिंग लाइक दिस, इफ दीज वर द ओरिजिनल फ्रिंजेस, एंड लेट अस इमेजिन दिस वाज सेंट्रल मैक्सिमा, तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, दिस वाज जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, लेट अस जस्ट इमेजिन दिस इज सेकंड मैक्सिमा। If let us say these were the fringes, then the point having an intensity of 3/4 of the maxima would be at a phase of pi by 3 from maxima point, right? Hence maxima point से pi by 3 phase पर there can be many points, so there can be many locations, there can be many points which would be having an intensity of 3I, many points would be having an intensity of 3I, और उस पॉइंट का जो फेज होगा मैक्सिमा से वो कितना होगा, वो होगा पाई बाई 3 का, राइट? अब चूंकि फिफ्थ मैक्सिमा यहां है, तो क्या आप समझ रहे हैं, फिफ्थ मैक्सिमा अगर यहां है और मैक्सिमा पर फेज होता है 2n पाई का, तो क्या पी पॉइंट के ठीक नीचे जो पॉइंट है वहां फेज होगा 2n पाई, मतलब 10 पाई। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। nth मैक्सिमा के लिए जो फेज होता है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस फॉर nth मैक्सिमा, दैट इज 2n पाई। हेंस फिफ्थ मैक्सिमा का फेज कितना होगा, 10 पाई। हेंस 10 पाई फेज वाला पॉइंट ठीक नीचे होगा, और वहां से पाई बाई 3 फेज पर हमारा पॉइंट P बनेगा। हेंस पॉइंट P पर जो फेज होगा, पॉइंट P पर जो फेज होगा, दैट वुड बी 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3 वुड बी द फेज एट पॉइंट P। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। Which is how much? 31 pi by 3 is the phase at point P. Now after the insertion of both the slabs, the phase at point P is how much? 31 pi divided by 3. Am I clear? Am I clear to all of you? Now the phase at point P is 31 pi by 3, and the path difference because of these two rays, ये वाली जो रे जा रही है और ये वाली जो रे जा रही है, इन दोनों के कारण P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, म्यू माइनस 1t, इसका म्यू माइनस 1t और इसका म्यू माइनस 1t का डिफरेंस। आई होप यू आर गेटिंग, विच इज 0.3t। म्यू माइनस 1t इज लाइक 0.7t, इसका म्यू माइनस 1t इज लाइक 0.4t, थिकनेस तो दोनों का सेम है, और उनका डिफरेंस
डिफरेंस समझ में आ रहा है? हेंस कितना 0.3t, हेंस इस पॉइंट पर जो डेल्टा एक्स बन रहा है दैट इज 0.3t इज द डेल्टा एक्स वैल्यू। इस डेल्टा एक्स वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस बनेगा वो फेज डिफरेंस कितना है 31 पाई बाई 3। नाउ आई एम गोइंग टू लिंक बोथ ऑफ देम यूजिंग डेल्टा एक्स बाय लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई। हेंस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इज द फेज डिफरेंस एट दैट पॉइंट विच इज 31 pi by 3, which is 31 pi by 3. I hope everyone is understanding this equation. Lambda value is 5400 angstrom. You substitute the value of lambda here. 5400 angstrom को you substitute. तो lambda is 5400 angstrom. That means into 10 to the power of minus 10. Simplify कर लेते हैं calculations को. तो this pi and this pi obviously gets cancelled, right? And ये एक 10 नीचे आ जाएगा और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं और सिंप्लीफाई करके अब मैं अगर t की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो t का जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 9.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर। हेंस t विल कम आउट टू बी 9.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है मेरी, अगर आप समझ गए हैं उस ट्रिक को, तो फिर ये आपको उतना मुश्किल उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एडवांस का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो आपको समझ में आएगा और इससे मिलते जुलते अब सभी तरह के क्वेश्चंस आप बड़े मजे से कर पाएंगे। तो जो ट्रिक इस वीडियो में हमने कवर की है उनको इम्बाइब करें और उनका इस्तेमाल करें, क्वेश्चंस और ट्राई करें, सो दैट आप एग्जाम जब लिखें तो, चूंकि वेव ऑप्टिक्स वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस वेव ऑप्टिक्स पर आते हैं मॉडिफाइड वाईडीएसई पर, तो आप उन क्वेश्चंस को मजे से अटेम्प्ट कर पाएं और मार्क्स फेच कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।